बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर कामयाब करे। तो जी स्टूडेंट, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कौन सा कैलकुलेटर बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बेहतरीन है तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप चैप्टर वाइज MCQs की तैयारी करना चाहते हैं फुल बुक के, तो वो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाके आपको तमाम चैप्टर्स की वीडियो मिल सकती हैं। तो आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है कि हमारे पास जो फुल बुक के टॉप 15 MCQs हैं, आज हम इस वीडियो में वो सीखने वाले हैं। तो जी बच्चों, आज हमारे पास जो पहला MCQs है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ये आपको याद करनी है कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होनी चाहिए, फिर एक्स वाली होनी चाहिए और फिर एक्स के बगैर वैल्यू होनी चाहिए। तो ax² + bx + c इज करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट MCQ है जी हमारे पास द नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारे पास कीवर्ड है कि हम नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना चाहते हैं किसकी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जी बच्चों, टर्म्स का तयन हमेशा होता है प्लस और माइनस से। अगर दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन नहीं यानी कि वो मल्टीप्लाई है तो वो एक ही टर्म कहलाएगी। जैसे कि x² और a के दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये एक टर्म है। ये प्लस आ गया, इसका मतलब है ये टर्म अलहदा होगी और ये टर्म अलहदा होगी। इसी तरह सी के दरमियान भी प्लस आ गया तो ये भी टर्म अलहदा होगी। तो जी बच्चों, इस लिहाज से हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 टर्म्स है, 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं जी MCQs नंबर 3 पर। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो जी बच्चों, नेचर हमेशा, ये कीवर्ड है, नेचर हमेशा फाइंड होता है डिस्क्रिमिनेंट के जरिए। वो भी हम अगले MCQs में देखने लगे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² + bx + c क्या है जी, b² - 4ac। ये आपने याद रखना है कि डिस्क यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है b² - 4ac। नेक्स्ट चलते हैं MCQ नंबर 5 पे। इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन a/b इज इक्वल टू b/c। ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन है, इसमें उन्होंने हल करके b की वैल्यू निकाली है और वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि b क्या है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखें b किस जगह पर है। b की जो लोकेशन है वो दरमियान में है, सेंटर में है, चार वैल्यूज के दरमियान में। तो जो प्रोपोर्शन के अंदर दरमियान वाली वैल्यूज होती हैं उनको हम मीन्स बोलते हैं, और जो बाहर वाली जैसे कि ए और सी है इसको एक्सट्रीम बोलते हैं। तो लिहाजा यहाँ बी पूछा है तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगी, बी जो है वो मीन्स पोजीशन पर है। इसी तरह MCQ नंबर 6 है कि ये हमारे पास एक प्रपोर्शन दिया हुआ है, इसमें वो कह रहा है जी पी की वैल्यू फाइंड करें। तो ये मैंने आपकी सहूलत के लिए पहले ही MCQs हल कर दिया है। ये प्रपोर्शन है, इसमें मीन और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट सेम होता है तो वो मैंने लिख दिया। इसमें मीन 4 और p है वो यहाँ मीन की जगह पर लिख दिया, और 7 और 8 एक्सट्रीम है तो उसको एक्सट्रीम की जगह पर लिख दिया। फिर जो 4 है वो p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लाकर डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर से आप इसको हल करें तो p की वैल्यू आ जाएगी 14। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट है जी हमारे पास 7 पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि इसको हमने सिर्फ फॉर्म बना के दिखानी है, हल करके नहीं दिखाना कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे। तो नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास दो फैक्टर हैं, x-1 और x+1, और इनकी पावर भी एक एक ही है। तो इसलिए a/x-1 और प्लस b/x+2 हमारी जो है रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन की, जो कि हमें ऑप्शन ए में मिल रही है। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ कि इफ़ a सबसेट b देन a यूनियन b किसके इज इक्वल टू होगा। तो बच्चों ये भी मैंने हल कर दिया है, ये देखें ज़रा कि a सबसेट b पहले मैंने लिए हैं, ये देखें a लिया है 2, 3, 4। सबसेट का मतलब है कि जो a के एलिमेंट्स होंगे वो b में से ही लिए जाएंगे, तो ये देख सकते हैं आप। फिर मैंने a यूनियन b फॉर्म में इसको लिखा है। अब हम इसका आंसर निकालेंगे कि a यूनियन b का आंसर क्या आएगा। तो बच्चों यूनियन में हमने तमाम जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के, उनको इकट्ठा कर देना होता है तरतीब के साथ। तो जब हम इनको तरतीब के साथ इकट्ठा करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो a यूनियन b तरतीब के साथ लिखने से हमारे पास b ही आंसर वापस आ गया, ये देखें। तो लिहाजा अगर a सबसेट हो b का तो हमारे पास a यूनियन b का आंसर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों b के। तो अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन में ही है, तो ये करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट चलते हैं जी एमसीक्यू नंबर 9, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल। हमने सम निकालना है किसका, वेरिएबल एक्स का, किससे, फ्रॉम इट्स मीन। ये तीन हमारे पास कीवर्ड्स हैं। सम निकालना है वेरिएबल एक्स का, किससे, फ्रॉम इट्स मीन। मीन से इसको माइनस करना है, डेविएशन का मतलब ये है। तो एक्स में से मीन माइनस करके उसका सम लेना है और हम देखेंगे कि ये किसके इज इक्वल टू आता है। तो जी बच्चों, ये आपके सामने सोल्यूशन नज़र आ रहा है कि ये मैंने एक्स की वैल्यूज़ ली हैं, ये मैंने उनका मीन इधर नीचे निकाला है। एक्स का मीन कैसे निकलेगा, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करें और उतने ही नंबर्स पे डिवाइड कर दें, यानी कि 1 2 3 4 5 पे डिवाइड कर दें। तो बच्चों हमारे पास जो मीन आया हुआ है वो आया है 5। अब हमने x में से मीन को माइनस करना है। देखें x है और ये मीन है, 4 5 में से माइनस किया तो -1, इस तरह 5 - 5 0, 8 - 5 3। तो ये हमने डेविएशन निकाल लिया है, x माइनस एक्स मीन। तो डेविएशन के बाद हमने सम निकालना था। जब हमने इन डेविएशंस को सम किया तो आप देख सकते हैं -1 और +1 0, 3 और -1 0। तो ये सारा कुछ प्लस करके हमारे पास सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन क्या आ चुका है, 0। तो जी बच्चों, तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो है करेक्ट। उसके बाद 10 में हमने सीकन थीटा और कॉट थीटा को हमने हल करना है। तो जी बच्चों, मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। सीकन का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/cos होता है और कॉट जो है वो cos थीटा ओवर साइन थीटा के इज इक्वल टू लिखा जाता है। यहाँ से cos से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1/sin। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है। इसको मैं आपको बड़े अच्छे अंदाज से समझाता हूँ कि किस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। तो जी बच्चों, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है, रेक्टेंगल की एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये तो हो गया सिंपल। अब हमने इसको ट्राइंगल में कैसे कन्वर्ट करना है, आप देख सकते हैं मैंने इसके दोनों कॉर्नर्स को मिलाया है। तो यही रेक्टेंगल जो है वो 2 ट्राइंगल्स में बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये निकला कि अगर आप रेक्टेंगल को हाफ कर दें तो वो ट्राइंगल बन जाती है। तो इसी तरह इस रेक्टेंगल के एरिया को ये देखें मैंने हाफ कर दिया है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बन चुका है। अब यहाँ पर हमने एल जो है वो बेस कह दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है, और इस बेस के साथ ये जो बी है ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ वैल्यूज़ चेंज करेंगे, एल की जगह पर बेस लगा दें और बी की जगह पर परपेंडिकुलर। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। इस एमसीक्यूज में आपने ये भी सीखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ हाफ यानी कि 1/2 क्यों आता है। तो लिहाजा इसकी जो हमारे पास ऑप्शन है सी वो है करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इसमें हमारे पास लोकस ऑफ अ पॉइंट एक कीवर्ड है, इक्वी डिस्टेंस एक कीवर्ड है और फिक्स पॉइंट एक कीवर्ड है। अब मैं इसको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम सेंटर कह रहे हैं, और ये मैंने एक पॉइंट लिया है जो कि इस वक्त 1 पोजीशन पर है। अब लोकस से मुराद ये है कि ये मूव करेगा। अब ये मूव इस तरह करेगा कि जहाँ से भी ये गुजरे तो ये सेंटर से दूर ना हटे। तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कि 1 से 2 पे आया, सेंटर से दूर नहीं हटा, 3 4। तो जब एक पॉइंट कुछ इस तरह मूव करे कि वो एक फिक्स पॉइंट से बराबर फासले पर ही रहे, इक्वी डिस्टेंस पर ही रहे, तो आप देखें वो क्या शेप बना रहा है, वो एक सर्कल बना देता है। तो लिहाजा लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट मेक अ सर्कल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जी बच्चों, एमसीक्यू नंबर 13 है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। डिस्टेंस चेक करना है सेंटर्स के दरमियान। कीवर्ड है जी टू कांग्रेंट और टच कर रहा है सर्कल्स एक्सटर्नली। तो 2 सर्कल जो कि कांग्रेंट है, अगर वो आपस में टच करते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो जी बच्चों, ये मैंने 2 सर्कल बनाए हैं और ये 2 कांग्रेंट सर्कल हैं, यानी कि इसका मैंने भी रेडियस 1.5 रखा है और इसका रेडियस भी मैंने 1.5 रखा है, जिसका मतलब है कि ये दोनों सर्कल क्या है, कांग्रेंट। अब अगर मैं एक सर्कल का डायामीटर चेक करूं तो चूंकि ये 1.5 और 1.5 तो ये बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम इनका दरमियानी फासला चेक करते हैं कि वो कितना निकलेगा। ये रहा स्केल और अब हम इसका दरमियानी फासला चेक करते हैं। तो ये देखें ये 3 निकल रहा है। तो एक सर्कल का डायामीटर भी 3 है और 2 कांग्रेंट सर्कल का आपस में जो डिस्टेंस है वो भी 3 ही है। तो लिहाजा यहाँ से हमारे पास जो
आ जाएगा आंसर, वो आएगा द डायामीटर ऑफ ईच सर्कल, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी, द कार्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180। हमने कार्ड बनाना है जो कि एंगल बनाए सेंट्रल 180 का, तो अब हम उसको भी चेक करते हैं। जी बच्चों, ये मैंने एक सर्कल बना लिया है, ये जो है हमने उसका एक रेडियस लिया है। अब मैं इस रेडियस को बढ़ाता हूँ 180 डिग्री के साथ। तो 180 डिग्री के साथ अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये देखें 0 से लेके ये 180 यहाँ पर आ रहा है। तो इसको अगर आप इस तरह बिल्कुल 180 पे इसको पूरा कर दें, तो ये देखें जी मैंने उसको 180 पे पूरा कर दिया। अब ये एक कार्ड है, अब ये वो कार्ड है जिसका सेंट्रल एंगल जो है वो कितना है 180। तो अगर आप ये देखें तो ये रेडियस का डबल नहीं हो गया, पहले ये इतना था, फिर 180 पे इसको मूव किया तो सेम एक रेडियस और आ गया, तो ये डबल ऑफ रेडियस है। तो बच्चों लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शन होगी सी वो करेक्ट होगी, डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट। लास्ट एमसीक्यूज, इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर। अब ये दो सर्कल फिर आपस में टच कर रहे हैं, तो देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर वो आपस में मिल रहे हैं और उनके जो सेंटर्स हैं वो क्या होंगे, तो ये भी ज़रा क्लियर कर लें। ये देखिए मैंने दो सर्कल बनाए हैं, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक का सेंटर ये है और एक का सेंटर ये है, और ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको हम सी बोलते हैं। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को देखें तो बच्चों ये देखें ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ये देखें एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स जो है वो आ रहे हैं। तो एक ही लाइन पे आने वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो लिहाजा इसकी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये थे आज के फुल बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद आपको समझ आए होंगे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको आमीन। बहुत